हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परीक्षा मंथन की डिटेल समरी, जो आपके वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं कहूँ तो ये 95 से 99% आप इसमें से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं, इसको 2 से 3 बार सुनते हैं, आप 95 to 99% करंट अफेयर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अर्थव्यवस्था का ये अगला वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम इकोनॉमी पे बात करेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, विदेशी प्रवाह यानी कि एफडीआई का क्या प्रोविज़न है, जैसे इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इंट्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक यानी कि ट्रेड भागीदार, ट्रेड पार्टनर है कौन? चाइना। दोस्तों पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर महामारी यानी कि कोरोना के बाद देखा जाए तो वर्ष 2020 के बावजूद चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन है दोस्तों? चाइना। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रतिद्वंदी चीन के साथ व्यापारिक भागीदारी 2019 से कम रही है, फिर भी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। कम तो रही है 2019 के कंपेरिजन में, पर फिर भी चीन सबसे ज़्यादा भागीदार है। 2020 में चीन भारत का जो है बाइलेटरल ट्रेड जो है 77.7 यानी कि 77.7 अरब डॉलर रहा, जबकि अमेरिका के साथ हम 75.9 अरब डॉलर के साथ क्या है, दूसरे नंबर पे। चीन के साथ व्यापार में कमी तो आई है, लेकिन 2019 में दोनों पड़ोसी देशों का व्यापार साथ था 85.5 अरब डॉलर। आप यहाँ से माइनस कर लो, कितना हो गया ये, तो ये करीब हो गया 8-10, मतलब करीब 7.8 अरब डॉलर की कमी आई है दोस्तों, करीब। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना है जो सबसे बड़ा पार्टनर है। दूसरे नंबर पे है नंबर 1 पे चाइना, दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका दूसरा पार्टनर है जो 75.9 अरब डॉलर के साथ। फर्स्ट पे 77 के साथ चाइना, ये अमेरिका सेकंड पे। इसके बाद देखा जाए तो अमेरिका के साथ व्यापार में कमी की वजह से चीन फिर बड़ा भागीदार बन गया है, क्योंकि महामारी की वजह से पिछले साल अमेरिका के साथ उत्पादों का आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम रहा, इसलिए चीन फिर नंबर 1 पे आ गया। चीन के साथ सामरिक तनाव भी बढ़ा है, जिससे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, निवेश रोक दिया गया, इसलिए भी चीन के व्यापार से फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो चीन को जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 11% बढ़ा है। चीन का अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो क्या है, 11% बढ़ा है। भारत ने कि सिर्फ चीन से आयात घटाया, बल्कि निर्यात 11% बढ़ाने में हम कामयाब रहे हैं। करीब 19 अरब डॉलर का निर्यात क्या हुआ है इस दौरान, भारत से कुल 19 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। और वहीं घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाया है हमने। तो ये सारी चीज़ें की हैं जो कि चीन के साथ 11% बढ़ा है। देखा जाए तो जो 2020-21 में है हमारा आयात चीन से करीब 58.7 बिलियन डॉलर था, जो यूएस के कुल आयात से भी ज़्यादा है। ठीक है, चीन पर निर्भरता भी है हमारी। नेशनल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर में है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि अमितेंदु पाटिल का कहना है कि चीन के साथ व्यापार में कमी लाने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पीएलआई योजना बेहतर है, लेकिन घरेलू विनिर्माण क्षेत्र पर इसका व्यापक असर पड़ने से 4-5 साल लग सकते हैं हमें अभी। तब तक चीन के साथ भारत की निर्भरता बनी रहेगी, और चीन से कुल आयात में 51% हिस्सेदारी सिर्फ भारी मशीनरी की रहती है। कितनी? 51% भारी यानी कि हैवी मशीनरी की हिस्सेदारी रहती है। चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है हमारा, तो व्यापार घाटा देख लो कितना है दोस्तों, करीब 40 अरब डॉलर आया 2020 में, जो निर्यात के मुकाबले हमने चीन से करीब 40 अरब डॉलर का ज़्यादा आयात किया है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट चीन के साथ व्यापार। चीन सबसे बड़ा भागीदार, उसके बाद अमेरिका। अब देखते हैं विदेशी प्रवाह उभरते हुए बाज़ारों में भारत कितना आगे है। ठीक है दोस्त, 2020-21 में देखा जाए तो उभरते हुए बाज़ार यानी कि इमर्जिंग जो मार्केट है EM की तुलना में ज़्यादा रहा है। कौन? FPI निवेश, जिसे क्या बोलते हैं, FPI निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, भारत ने करीब 6 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाज़ारों ने FPI द्वारा बिकवाली दर्ज की। EM श्रेणी में डेटा की अनुपलब्धता की वजह से चीन को छोड़कर ब्राज़ील FPI प्रवाह के संदर्भ में 4.9 अरब डॉलर की पूंजी निवेश के साथ
दूसरे स्थान पर रहा है। चीन का डाटा जो कि उपलब्ध नहीं है। कुछ और मुख्य बातें देखते हैं दोस्तों। देखो इकोनॉमी है, थोड़ा डिटेल में जाइएगा पढ़ के। अगर बोफा जो सिक्योरिटीज़ के अनुसार देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट के अकॉर्डिंग यानी कि ईएम के अकॉर्डिंग MSCI इंडिया का मूल्यांकन प्रीमियम अब 40% पर है। कितना है? 40% पर है। ठीक है, यह दीर्घावधि औसत 3% से ऊपर है। वहीं देखा जाए यह प्रभाव उद्योग में 68.4 करोड़ डॉलर, ऊर्जा में 46.1 करोड़ डॉलर और डिस्क्रिशनरी में 40.4 करोड़ डॉलर जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। कुछ और स्टेट हैं बोफा की, आप डिटेल देख सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं है एफडीआई। अब देखते हैं इक्वालाइजेशन लेवी क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खुद में ही ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वालाइजेशन लेवी जो है, जो अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनकी जो भारत में निवास नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियां, से इक्वालाइजेशन लेवी या तथाकथित गूगल पर संग्रह 2020-21 में पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुना हो गया है। कितना हो गया है? 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा अनिवासी ई कॉमर्स प्रचालकों को करके दायरे में लाने के कारण हुआ। कर संग्रह में इजाफा ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका में भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए झींगा, बासमती चावल, सोना सहित विभिन्न भारतीय उत्पादों पर 25% तक जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। कुछ और बातें देखते हैं। डिजिटल लेवी का लक्ष्य अनिवासी ई कॉमर्स प्रचालकों से कर वसूलना होता है। ठीक है, इक्वालाइजेशन लेवी जो है आप देख सकते हो 2021 में कर संग्रहण जो है 2057 करोड़ रुपए रहा है। कितना रहा है? 2057 करोड़ रुपए, जबकि पिछले वर्ष की सामान्य अवधि 1136 करोड़ रुपए रहा था। इससे पता चलता है कि 2021 में इक्वालाइजेशन लेवी में सालाना आधार पर 81 यानी कि 81% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु को इस कर संग्रह में 1020 करोड़ रुपए के साथ करीब आधी हिस्सेदारी है। ठीक है, बेंगलोर नंबर 1 पे क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं। और इक्वालाइजेशन लेवी संग्रह अनुमान के मुताबिक, लेकिन इसके पीछे का विचार संग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका इक्वालाइजेशन लेवी दोस्तों, देख सकते हो। और आप एक बार इसको ई कॉमर्स कंपनियों पर हेड होता है। इक्वालाइजेशन लेवी के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती है, उछाल वगैरह आ जाता है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी धारा 301 रिपोर्ट में कहा था कि तकनीकी दिग्गजों पर भारत की ओर से 2% का डिजिटल कर लगाया जाना अनुचित होगा, क्योंकि इस समय जो कंपनियां हैं वो इस लेवल पर नहीं है यहाँ पर उन पर डिजिटल टैक्स लगाया जाए। ठीक है, ये था इक्वालाइजेशन लेवी दोस्तों। अब आते हैं एक समतुल्य लेवी क्या होती है, मैं ये बता देता हूँ आपको। ये एक बार पढ़ लो, ये डायरेक्ट वर्ड पूछ सकता है। वर्ष 2016 से किसी भी अनिवासी सेवा प्रदाता के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक के भुगतान पर 6% समतुल्य लेवी यानी इक्वालाइजेशन लेवी लागू है। गौरतलब की वित्त अधिनियम 2020 में संशोधनों के पश्चात समतुल्य लेवी, इसे बोलते हैं EL यानी इक्वालाइजेशन लेवी का विस्तार किया गया। अब इससे वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री तथा ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियों तक विस्तारित किया गया। इन कंपनियों पर 2% की दर से लेवी वसूल की जाएगी तथा यह अप्रैल 2020 से प्रभावी है। डेट याद रखना, कब से? अप्रैल 2020 से। इस लेवी का उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों का दायरे में लाना है जो भारत में व्यापार करती हैं। आप समझ गए होंगे इक्वालाइजेशन लेवी एक्चुअल में क्या है। अब और देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचीबद्ध श्रेणियाँ क्या हैं, ये ज़्यादा नहीं। कंपनियों की वृद्धि के लिए भारत 5वीं सबसे बेहतर जगह है, ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखते हैं। देखो, प्राइस वाटर हाउस कूपर सर्वे में ये बताया गया कि जो दिग्गज कंपनियां ने वृद्धि के लिहाज से भारत का 5वां सबसे बेहतर देश माना है। ठीक है, कौन सा 5वां सबसे बेहतर देश? अगले 12 महीनों के अनुमान के तहत भारत को 8% वोट मिले। वैश्विक परामर्श फर्म प्राइस वाटर हाउस कीपर, जिसे PwC जो बोलते हैं, प्राइस PwC दोस्तों, ने दुनिया भर में CEO पर किए 24वें सालाना सर्वे में यह खुलासा किया। ठीक है, अब मुख्य निष्कर्ष क्या है देखते हैं। मुख्य निष्कर्ष के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्यों रखा इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें की। नंबर 1 पे अमेरिका को रखा। किसको कितने वोट मिले मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पर अमेरिका को रखा दोस्तों, जिसे 35% वोट मिले। चीन 28% के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी 17% के साथ तीसरे। ब्रिटेन चौथे नंबर पर 11% के साथ। भारत 8% वोट के साथ 5वें नंबर पर
वहीं जापान 0.1% के साथ छठे नंबर पर है। ये लेख के जाइएगा क्योंकि वो आपको एक ऑर्डर लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। गिग वर्कर की उपादेयता क्या है? गिग वर्कर समझो पहले क्या है। देखो, गिग वर्कर वो होते हैं दोस्तों जो कि काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। काम के बदले भुगतान पर। गिग वर्कर्स के लिए काम का कोई समय तय नहीं होता है, ना कोई समय सीमा उनके लिए डिसाइड होती है। यह गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। गिग व्यवस्था जो है आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है जहाँ स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने के बजाय अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के साथ तेज़ी से अपनाया जा रहा है। इस समय टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसे तेज़ी से इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, ठीक है। और कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं ये कर्मचारी। इस वेतन के बदले तत्काल भुगतान से आय का नया जरिया मिल जाता है इनको, ठीक है। ये होता है गिग वर्कर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, गिग वर्कर से इनके लागत घट जाती है, यानी कि जो कंपनियां लॉस में होती हैं वहाँ पे गिग वर्कर्स को लगाया जाता है। इससे उनकी लागत में कमी आती है और उनको कम सैलरी देनी पड़ती है। दूसरा, भत्तों के भुगतान में भी बचत हो जाती है। रोज़गार देने में आगे आते हैं ये गिग, ठीक है। दूसरा, गिग वर्कर से संबंधित कुछ आंकड़े मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद से 80 लाख गिग वर्कर अभी देश में हमारे में उपलब्ध हैं। कितने? 80 लाख दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2.4 करोड़ लोगों के सेवा क्षेत्र में रोजगार देने की क्षमता गिग अर्थव्यवस्था में है। वहीं 1.25% देश की जीडीपी में योगदान दे सकती है गिग अर्थव्यवस्था। कितना? 1.25%। वहीं 9 करोड़ रोजगार के अवसर गिग अर्थव्यवस्था से हो सकते हैं। ये कुछ आंकड़े थे जो आप देख के जा सकते हैं। अब चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख ठिकाने के तौर पर उभरा भारत। आप देख सकते हो, कोरोना काल का इतना डाटा पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये आता है ग्रे सूची में कैमन द्वीप। भारत में निवेश को लगेगा झटका, ये देखते हैं क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उन्हें हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। एफपीआई निवेश पर असर हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें कर के लिहाज से यानी कि टैक्स के लिहाज से, तो मुफीद कैमन द्वीप को फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने मार्च 2021 में क्या किया? ग्रे सूची वाले देशों में डाल दिया। गौरतलब कि FATF अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल है, जो धन शोधन निरोधक मानक तय करता है। क्या करता है? धन शोधन मानक तय करता है ये, ठीक है दोस्तों। धन शोधक निरोधक मानक तय करता है। कैमन के अलावा, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कैमन के अलावा बुर्किना फासो, मोरक्को, सेनेगल को भी ग्रे सूची में डाला गया है। किसको? सेनेगल को भी। इसके तहत इस इलाके को तब तक गहन निगरानी में रखा जाता है जब तक ये तय समय सीमा में रणनीतियों कमियां दूर नहीं कर लेते। एक समय सीमा तय कर दी जाती है, वो स्ट्रेटेजिक तरीके से जब तक उनको दूर कर नहीं लेते तब तक उनको इस सूची में रखा जाता है। देखा जाए तो वर्ष 2020 में मॉरिशस को इस सूची में डाला था, ठीक है। कैमन द्वीप ने भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के अतिरिक्त KYC की दरकार होगी, ठीक है। अब उन्हें KYC की ज़रूरत पड़ेगी। इन फंडों को उन सभी निवेशकों की अत्यंत लाभकारी स्वामित्व की जानकारी देनी होगी। अब ग्रे लिस्ट में अगर शामिल होता है कोई देश तो क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रे सूची में शामिल होने से ब्रिटिश क्षेत्र से निवेश प्रभाव पर असर पड़ सकता है, क्योंकि फंड अपने गृह इलाके या क्षेत्र मसलन सिंगापुर या साइप्रस से भारत में निवेश को रीडायरेक्ट करना चाहेंगे। यह बड़े निवेशकों मसलन पेंशन, एंडोमेंट और सॉवरेन वेल्थ फंड, उसके थ्रू ये क्या करते हैं? बड़े फंड निवेश करते हैं। उसके बीच नकारात्मक धारणा बन जाती है। इसके इन्वेस्टमेंट चार्टर ऐसे इलाके से निवेश पर पाबंदी लगा सकता है, ठीक है। कैमन को अब अपनी AML CFD नेशनल रणनीति को अपडेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही इसको ग्रे लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। तो ये सारे देख लेना कौन कौन से हैं, नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रे लिस्ट से थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसकी इकोनॉमी पे। अब देखो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक्चुअल में क्या है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय अर्बन एंड शहरी विकास मंत्रालय ने 4 मार्च 2021 को, ठीक है, ये अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात हो रही है, 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत अंतिम सूचकांक रिपोर्ट जारी की। देश में रहने के लिहाज से बेंगलोर और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर बेंगलोर, दूसरे नंबर पर शिमला, ध्यान रखना दोस्तों। तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर हैं। सबसे नीचे से कौन है? श्रीनगर
और मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में अगर देखा जाए तो बेंगलोर क्या है, पिछले साल अव्वल रहा, पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले स्थान पर है, वहीं भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट के कुछ देखते हैं, कुछ निष्कर्ष क्या है। म्यूनिसिपैलिटीज वर्ग में बड़े शहरों में देखा जाए तो सूची में इंदौर का पहला स्थान, सूरत और भोपाल का दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे भोपाल। ठीक है, इससे पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम और बड़ौदा ने टॉप 10 की सूची में जगह बनाई है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने बाजी मारी है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर का दूसरा तीसरा स्थान है। ठीक है, तो ये सारी सूची देख सकते हो। और टॉप 10 में अगर देखा जाए तो ओवरऑल सूची में दिल्ली स्थान नहीं बना पाया है। दिल्ली को 13वां स्थान, वहीं एनसीआर के गाजियाबाद को 30वां स्थान, जो यूपी का इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपी पीसीएस के लिए जो यूपी का नाम आ रहा है। तो वहीं अगर वो पूछ सकता है, सॉरी गाजियाबाद का कौन सा स्थान है, तो 30वां, और फरीदाबाद का 40वां जो कि हरियाणा में। उत्तर प्रदेश के मेरठ का 36वां स्थान मिला है। यह शहर मानक पर खड़े नहीं उतरे हैं। ठीक है, तो आप सारे देख सकते हो, पूरी लिस्ट आप देख सकते हो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की। अब देखो भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। अब यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाने की बर्बादी होती है, ये वैसे भी एज ए सोशल और एथिकल मैनर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने की बर्बादी रोकना ज़रूरी हो गया है। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी ने कहा था कि जब वह एक बार विदेश गए तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट खाली है, वहाँ सिर्फ एक लड़का और लड़की बैठे थे। वहाँ उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, खाना खाने के बाद कुछ खाना बच गया। जब वे बिल देकर जाने लगे तो उनसे बचे हुए खाने की बर्बादी के लिए लड़के ने जुर्माना वसूला। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार पूरी दुनिया में 2019 में लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हुआ। कितना? 93 करोड़ 10 लाख टन। और कुछ डाटा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बर्बादी होती है। हर साल अगर 50 किलो खाने की बर्बादी करोगे तो क्या होगा? देश में एक तरफ खाने की बर्बादी होती है, दूसरी तरफ भूखे पेट सोने वाले गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है और कुपोषण के मामले भी बहुत अधिक हैं। अब देखा जाए तो फल सब्जियां उतनी खरीदनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, या इन्हें संभाल कर रखने की गंभीरता दिखलानी चाहिए। इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखो एथिकल मैनर से और एग्जाम पर्पज से भी। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में खाने की सबसे कम बर्बादी होती है। सबसे कम बर्बादी अगर होती है तो वो कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ 39 किलोग्राम पर कैपिटा प्रतिवर्ष खाने की बर्बादी होती है। बाकी का अगर हमारा देखा तो 50 किलो खाने की बर्बादी कर रहे हैं, पर कैपिटा प्रतिवर्ष की बात हो रही है। अब मुद्रास्फीति अर्थ व प्रभाव देखते हैं दोस्तों, क्या है ये मुद्रास्फीति अर्थ व प्रभाव? तो ये है जब मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई की बात होती है, असंतुलन पैदा कर देती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। कीमतों में इस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, भारत अपना मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI, और दूसरा होता है CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ज़्यादातर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अगर 2 से कितनी है? 2 से 3 है तो वो ठीक होती है, अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो सकती है? हानिकारक। इस समय 4 से 6% तक शायद इन्फ्लेशन को रखा गया है। इसका असर दिखता है निश्चित आय वर्ग पर, यानी कि निश्चित आय वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक आदि। और मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। वस्तुओं की क्या है? सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ऋणी और ऋणदाता पर भी प्रभाव पड़ता है। जब ऋणदाता रुपये किसी का उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन के कारण गिर जाती है। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से क्या होती है? हानि, और ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, जो लेता है उसे लाभ होता है, जो देता है उसे हानि होती है। निवेशकर्ताओं पर फर्क पड़ता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से क्या होता है? निश्चित आय प्राप्त होती है। दूसरे वे होते हैं जो सख्त पूंजी कंपनियों में निवेश करते हैं या हिस्सेदारी खरीदते हैं। मुद्रास्फीति से निवेशकों के पहले वर्ग को नुकसान और दूसरे वर्ग को जो सख्त पूंजी में पैसा लगाते हैं या जो हिस्सा खरीदते हैं उनको क्या होता है? फायदा होता है। बचत दर, मुद्रास्फीति का बचत
पे क्या है, प्रतिकूल या भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बचत दर पर, सेविंग रेट्स पर, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाला जो व्यय है उसमें क्या है, वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम हो जाती है। जब मूल्यों का रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बचत है जो सेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से मुद्रा के मूल्य में तो कमी आई है और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। जब मूल्य में कमी आ जाएगी तो वो क्यों अपनी सेविंग्स करेंगे। ठीक है, उत्पादकों पर भी फर्क पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं को उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं और मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। क्या होता है, वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है मजदूरों में भी। ये उत्पादकों पर भी फर्क पड़ता है। उसके बाद करों पर देखा जाए तो मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय यानी कि सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, सरकार अपने व्यय का पूर्ति के लिए नए नए टैक्स लगा देती है। वो जब नए टैक्स लगा देती है तो पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि हो जाती है और हमारी इकोनॉमी को क्या होता है, लॉस हो जाता है। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य देखते हैं। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो देखते रहिएगा। देखो, समय के साथ वैश्विक स्तर पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी यानी कि जो प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का विस्तार हो रहा है, तो यहाँ पर कई चीज़ें बदलाव की तरफ आ रही हैं, डिजिटल में तब्दील हो रही हैं। ठीक है, क्या है क्रिप्टो करेंसी, मैं ये बताता हूँ। ये एक वर्चुअल या आभासी मुद्रा है, यानी कि वर्चुअल करें तो एक कंप्यूटराइज मुद्रा है, यानी कंप्यूटर पर ही रहेगी, जो डिजिटल स्वरूप में है होती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है बिटकॉइन, जो एक सामान्य मुद्रा के मुकाबले कई गुना महंगी होती है। इसके समस्त लेन देन बिटकॉइन के ही डिजिटल स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। आप इसको ये नहीं कि तुम इसको मतलब एक्सचेंज करा लो, किसी और मुद्रा में ले लो। विश्व में प्रसिद्धि पाने के बाद अब भारत में भी लोगों के बीच अपनी पैठ बना रही है ये। और अब इस समय क्या है, भारत सरकार की इस तरह की क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी को रद्द कर देना चाहिए था। अगर ऐसा संभव होता तो क्रिप्टो करेंसी को रद्द करने वाला भारत पहला देश तो होगा ही, साथ ही ये अपने आप भी एक सराहनीय पहल होगी। तो ये था आपका क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। अब देखते हैं विकास वित्तीय संस्थान क्या है, इसका भी देखते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ, ये नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निजी बैंक भी कर सकेंगे अब सरकारी लेन देन, ये क्या है। निजी बैंकों के बारे में बैंक से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देखो, फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों पर सरकारी संबंधी बैंक लेन देन यानी कि टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान, लघु बचत पर लगाया गया आधिकारिक प्रतिबंध अब हटा दिया है। अब ये चीज़ें क्या हैं, वो प्राइवेट बैंक भी कर सकते हैं। इससे पूर्व इन सेवाओं के लिए गिनी चुनी निजी क्षेत्र बैंकों की अनुमति थी। 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र एवं राज्यों के कारोबार को हैंडल करने के लिए निजी बैंकों को अनुमति दे दी। हालांकि सरकार ने अब इसे 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उद्देश्य क्या है, ग्राहक सुविधा की ओर बेहतर बनाना। यह कदम ग्राहकों के लिए है प्रगति में बराबर की साझेदारी लाना, यानी बैंकिंग सेक्टर में अत्यधिक प्रौद्योगिक और नवाचार लाने वाले निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बराबर के साझेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, हुआ क्यों ये, केंद्र सरकार ने मई 2021 में IDBI बैंक के निजीकरण की घोषणा की थी, मई 2021 में। वहीं सरकार ने पिछले सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का एकीकरण किया। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर अब कितनी हो गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे एग्जाम पूछ सकता है। अब सरकारी बैंकों की संख्या होगी 12, जो मार्च 2017 में कितनी थी, 27। ठीक है, और मई 2021 में IDBI बैंक का क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिस्कल फेडरलिज्म, ये बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जैसे कुछ मूलभूत परिवर्तन थे जो कि ये GST जैसे वगैरह नीति आयोग ने ऐसा कुछ किया। अब मैं बताता हूँ राजकोषीय संघवाद है क्या। देखो, ये राजकोषीय संघवाद एक सिद्धांत है जो सबसे पहले 1959 में एक जर्मन मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रिचर्ड मुसग्रेव, उन्होंने विकसित किया। उनके अनुसार संघीय सरकार को ऊपर से एक राष्ट्र के धन का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना चाहिए और इसे राज्यों को देना चाहिए। ठीक है, जिससे वे इसे स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार वितरित कर सकें। और यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सार्वजनिक व्यय और कराधान के संबंध में जिम्मेदारी का विभाजन है। लेकिन अभी देखा गया हालांकि भारत एक मजबूत केंद्र वाला महासंघ है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ना होकर एक यूनियन ऑफ इंडिया है। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कर दरों में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन GST लागू होने के बाद हुआ क्या, टैक्स स्लैब से लेकर कर दरों में जो भी निर्णय हो रहे हैं वो क्या है, GST परिषद करती है।
जो का सहकारी संघवाद के नाम पर किया जा रहा है। ये जो होता है जीएसटी काउंसिल जो परिषद करती है वो सहकारी संघवाद के नाम पर करती है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध कैसा है, कुछ संवैधानिक प्रावधान मैं बता देता हूँ। देखो ये वैधानिक अनुदान है। आर्टिकल 275 ने क्या है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान करता है। इससे वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। और वहीं विवेकाधीन अनुदान है जो आर्टिकल 282 यानी कि 282 में है। उन केंद्रों को अनुदान देने का अधिकार होता है जिनकी आवश्यकता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के विवेकाधीन है, केंद्र सरकार दे ना भी दे। अब वहीं वित्त आयोग की बात करें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उपबंध दिया है। इसके कार्य क्या हैं, केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले कर का वितरण और राज्यों के बीच आवंटन करना, केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता में अनुदान के आवंटन का सिद्धांत। वहीं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन देने के लिए राज्य के समेकित कोष में सुधार के उपाय। ये आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के मुख्य कार्य हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, आगे हम और ये बीमा संशोधन विधेयक वगैरह जो लाया गया इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों, देखते रहिए। हम परीक्षा मंथन की डिटेल समरी कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। एक एक पॉइंट हम अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और देखते रहिए, बने रहिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए दोस्तों, और करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।